बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक अमरीका से हथौड़ा चल गया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि PM नकवी की सुर्खी लग गई है। अभी शहबाज शरीफ PM की कुर्सी पर बैठे हैं और उनकी मौजूदगी में PM मोहसिन नकवी की सुर्खी लगना, कहानी क्या है, अहम तीन तफसीलात इस वाले से भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि सुहेल वड़ाइच और दीगर प्रो लीगी सहाफ़ियों के बाद अब आसमा शिराजी साहिबा जो हैं उन्होंने भी इस हुकूमत के जाने की और इस हुकूमत से वो तंग आ गई हैं, कॉलम लिख मारा है। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये खबर भी दूंगा कि ईरान और अमेरिका वाला जो जंग वाला मामला है, इस मामले पर ईरान ने एक नया बम फोड़ दिया है अमेरिका पर। पहला बम तो उसने फोड़ा कि हम 2029 तक आपसे मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं। और अमेरिका अब या ट्रंप अब इतना लाचार और बेबस हो गया है कि एक टाइम पर वो धमकियां देता था कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके तबाह कर दूंगा, और अब ईरान साफ कह रहा है कि 2029 तक तो हम आपसे मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे। अब नया हरमूज तो बहुत दूर की बात है। तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से मुकम्मल बेबसी है। इसके बाद एक और बम फोड़ दिया है ईरान ने अमेरिका पर। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का जो एक दिफाई मुआहदा था, इस दिफाई मुआहदे में कतर भी बहुत जल्द शामिल होने जा रहा है। इस पर भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है, खबर यह है कि ईरान अमेरिका जंग के हवाले से इंटरनेशनल चीज़ पहले आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। और मामला कुछ यूँ है कि ईरान की तरफ से दो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आती हैं। एक तो ईरानी जनरल हैं मोहम्मद रज़ा नकदी, इनकी जानिब से एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। अपनी स्टेटमेंट वो ये कहते हैं कि हम जितने बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं इससे ज़्यादा रफ्तार के साथ मज़ीद बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं। ड्रोन्स के शोबे में भी में भी हमारी पैदावारी सलाहियत इनके इस्तेमाल की रफ्तार से कहीं ज़्यादा है। अगर ये जंग कई साल तक भी जारी रही फिर भी हमारे बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन पर मुसलसल बरसते रहेंगे। ये उनके जो जनरल हैं, ईरानी जनरल, उनका ये बड़ा दावा सामने आया है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका की क्या सूरत हाल है कि उनके जनरल अमेरिका को, ट्रंप को ये बताते हैं, अपने सदर को ये बताते हैं कि हमारा 80% जो मिसाइल्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हम इंटरसेप्ट करते हैं, इंटरसेप्ट मिसाइल्स हैं, उसका ज़ख़ीरा हमारे पास ख़त्म हो गया है। अब नाज़रीन, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका जो कि इस वक्त सुपर पावर है, उसके पास मिसाइल्स ख़त्म हो रहे हैं और उसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो इतनी नहीं है कि कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों के अंदर वो अपना ये जो स्टॉक है वो दोबारा भर सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो पिछले 40 साल या 50 साल से माशी और दीगर पाबंदियों का शिकार है। उसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि इतना वो यूज़ नहीं कर रहे जितना उनकी पैदावारी सलाहियत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट नुकता जो इस जंग का है कि ईरान ने अभी तक दोनों फेसेस में जो ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी अमेरिका को, वो ये है कि ईरान के पास ये जो ड्रोन्स और मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है और उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, इसने मात दी है अमेरिका को। और वो अब भी ये कह रहे हैं कि हम कई सालों तक ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और 2029 तक तो अब हम बिल्कुल बात करेंगे ही नहीं अमेरिका के साथ। और अब नए हरमूज वाला जो मामला है वो तो बहुत दूर की कहानी है। और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरीके से वो इस खित्ते से जल्द अज जल्द भागे। इसके साथ एक और स्टेटमेंट भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ माफ़ कीजिएगा, ये तेहरान के मेयर हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है। वो ये कहते हैं कि ईरान पर पाबंदी आयद करने वाले किसी भी मुल्क को अब नए हरमूज इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर अमेरिका अब नए हरमूज इस्तेमाल करना चाहता है तो इससे हमें हर्जाना अदा करना होगा। एक और मसला ईरान के मुंजमद शुदा फंड्स का है। अगर कतर भी इस आबनाए हरमूज को इस्तेमाल करना चाहता है तो हमारे जो रकम है, हमारे जो असासे हैं, वो इसे अदा करना होगी। ईरान पर पाबंदी आयद करने वाला कोई भी मुल्क अपनाए हरमूज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तर्ज अमल के बाद यूरोप को ईरान पर पाबंदियाँ आयद करने की मज़ीद जुर्रत नहीं होगी। तो ईरान क्या ऐलान कर रहा है कि जिस जिस मुल्क ने हम पर पाबंदियाँ लगाई हैं,
और इसको इस तनासुब में भी आपने लेना है कि अमेरिका की पाबंदियों को जो मान रहा है और जिसने ईरान से ट्रेड ख़त्म की हुई, यानी कि यूरोप वगैरह जो हैं अमेरिकी पाबंदियों को वो मानते हैं और उन्होंने भी फिर पाबंदियाँ आयद की हुई हैं ईरान पर, वो भी आप नए हरमुज़ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उन्हें पाबंदियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि उन्हें अमेरिका के ब्लॉक से निकलना पड़ेगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं जी कि अगर अमेरिका ने भी इस्तेमाल करनी है जगह तो हमारे फंड्स जो असासे उन्होंने मुंजमद किए हुए हैं और जो हर्जाना जो है वो अमेरिका को अदा करना पड़ेगा, तब जाकर उसके साथ कोई हम अपना हरमुज़ उसके इस्तेमाल करने के हवाले से कुछ आगे चला जा सकता है। और कतर जो कि बेशक इस जंग में वो पीछे हो गया, लेकिन चूंकि वहाँ पर हमारे असासे और अगर उसने भी हमारे मुंजमद असासे बहाल नहीं किए क्योंकि वो अमेरिका के कहने के ऊपर उसने किए हुए हैं ना, तो फिर ईरान कतर को भी हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपना हरमुज़ को जो है वो इस्तेमाल कर सके। तो ईरान आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक स्टेप आगे जाता जा रहा है। जहां पर एक टाइम था कि MOU हो गया था, अब नए हरमुज़ सबके लिए खुल गई थी, अमेरिका ने दोबारा हमला किया, तो अब क्या हो गया है कि अब मजीद ममालिक के लिए ना सिर्फ जो है वो अब नए हरमुज़ बंद हुई है बल्कि अब हरजाने तक जो मामलात है ना वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमेरिका के ऊपर। फिर इसके साथ ही एक और ख़बर भी आपको मैं देता चलूँ, और ख़बर है इमरान खान साहब की सेहत और रिहाई से मुतल्लिक अमेरिका से हथौड़ा आ गया है। और इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं, 12 कांग्रेस के जो मेंबरान हैं या कांग्रेसमैन हैं उन्होंने मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्हें एक ख़त लिखा है और इस ख़त में उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत वाला ख़ास तौर पर जो मामला है वो उठाया है और कुछ UN की रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ें उनके सामने रखी है कि क्या सलूक इस वक्त इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, कितने महीने गुजर चुके, उन्हें कैद तन्हाई में रखा जो है वो जाता है, मुलाकातें नहीं हो रही, उनका जो सेहत का मामला है वो तशवीशनाक है। ये मामला उन्होंने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो हैं उनके सामने उठाया और उनसे ये डिमांड की है कि वो पाकिस्तान के ऊपर पॉलिटिकली ये दबाव डालें कि ये वाला जो मामला है बुनियादी इंसानी जो हकूक़ हैं उनकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई से उनकी ख़त्म होनी चाहिए और उनकी जो मुलाकातें हैं एटलीस्ट वो बहाल होनी चाहिए। अब इसको 2-3 तरह से देखा जा रहा है। एक तो ये कि अमेरिका से जब दबाव आता है तो जाहिर सी बात है उस दबाव को फिर यस कहना पड़ता है, लेकिन इतना टाइम हो गया, क्या अमेरिका की जानिब से कोई दबाव आएगा, क्या इस ख़त का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो कोशिशें हैं वो अमेरिका के अंदर रहते हुए हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्को रूबियो बाउंड नहीं है, कोई उनके ऊपर ये ऐसी पाबंदी नहीं है कि इस ख़त का लाजमी उन्होंने कोई ना कोई जो जवाब है वो देना है और कोई इस किस्म का जो दबाव है वो डालना है। लेकिन अगर सियासी तौर के ऊपर देखा जाए तो दबाव है और सियासी तौर के ऊपर इमरान खान साहब के हवाले से भी जो दबाव है वो डाला जा सकता है। तो ये एक एंगल है जिस पर कहा जा सकता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन माजी की तरह क्योंकि पहले भी इस तरह की और इससे बड़ी बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं और अगर बिल्कुल हमें हकीकत पर रहकर अगर बात हम करें तो इन बड़ी बड़ी कोशिशों के बावजूद कुछ भी वहाँ से नहीं हुआ। तो अब ये एक लेटर सामने आया तो अब भी ऐसा मुश्किल ही लगता है कि वहाँ से कुछ हो। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट मामला है कि इस वक्त आलमी हालात बड़ी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं और शायद हमारी मुक़तदरा से जो कुछ एक्सपेक्टेशन थी वो शायद पूरी नहीं हो सकी। ये भी बाज़ हलकों का जो है वो तजिया है, तो हो सकता है कि वो जो सपोर्ट है वो शायद ख़त्म हो जाए। बहरहाल फ़िलहाल हवा में ही बात है, लेकिन एक मज़ीद जो कोशिश है वो वहाँ से हुई है इमरान खान साहब के हवाले से। इसके साथ ही आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी की जो सुर्खी है वो अचानक से एक आलमी जो अखबार है, एक इंटरनेशनल जो अखबार है वहाँ पर लगती है। अब ख़बर यह है कि मोहसिन नकवी जो कि इस वक्त वज़ारत दाखिला में है वो गए ईरान तेहरान, वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की और स्पेसिफ़िकली जो मुआहदा हुआ है इस मुआहदे के हवाले से मुलाकात और उनको लूप में लेना और बाकी जो थ्रू आउट जितनी भी चीज़ें हुई हैं, मोहसिन नकवी हों या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हों, उनकी जानिब से जो दौरे हैं वो किए गए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब तो दाखिला अमूर में जो है वो तैनात हैं, तो आखिर ये काम तो वज़ीर ख़ारजा का हो सकता है या वज़ीर-ए-आज़म खुद जा सकते हैं, तो मोहसिन नकवी जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं। अब जब वो वहाँ पर गए हैं तो उसके बाद वहाँ की जो अखबार है एक सुर्खी वहाँ से सामने आई, इसी मुलाकात से मुतल्लिक ख़बर थी, लेकिन उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि उस सुर्खी में वज़ीर-ए-आज़म नकवी की जो हेडलाइन है ना वो दी गई। अब इसको दो तरह से समझा जा सकता है। नंबर 1 तो ये कि शायद गलती हो गई होगी, गलती से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नकवी जो है वो लिख दिया होगा, या फिर दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उनको भी फिर मामलात का पता है और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, नए सिस्टम की बात की जा रही है
और वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी का नाम भी सामने जो है वो आ रहा है वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर। फिर इसके अलावा जो है वो एक हलका है जहाँ पर अभी इंतखाबात होने हैं, उन इंतखाबात में ये भी दावा सामने आ रहा है कि शायद मोहसिन नकवी जो है वो उस हलके से इलेक्शन लड़ें, और अगर वो लड़ते हैं इलेक्शन तो फिर तो कन्फर्म हो जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म नकवी जो है वो बिल्कुल फिर दुरुस्ती जो हेडलाइन है वो लगी है। तो दूसरा एंगल इसका ये भी है। बहरहाल दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं। इसको ये भी समझा जा सकता है कि शायद गलती से हेडलाइन लगी होगी, लेकिन गलती से कैसे लग सकती है हेडलाइन, और किसी दूसरे मुल्क के जो है वो वज़ीर को आप वज़ीर-ए-आज़म नकवी किस तरह से लिख सकते हैं, ये भी अब इंपॉर्टेंट सवाल है। और वज़ीर-ए-आज़म नकवी कोई ऐसा लफ्ज़ भी नहीं है कि हम ये कहें कि फ़्लो में वो हो जाता है ना, अक्सर आपकी टाइपो एरर हो जाता है, तो इसलिए इसके चांस भी कम है कि गलती से इस तरह से हो गया होगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी है कि आखिर वो क्यों नकवी को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म कहकर जो है वो लिखेंगे। तो बहरहाल ये एक हेडलाइन जो है वो सामने आई। बहरहाल कुछ दिनों के अंदर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हुए आसमा शिराजी साहिबा, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि नून लीग के वो कटर जो है उन्हीं की हिमायती उनको समझा जाता है, उन्होंने जी एक कॉलम लिख दिया है सोहेल वराइच की तरह, और इस कॉलम में भी उन्होंने ये बता दिया कि वो भी इस हुकूमत से तंग है और जी का जाना ठहर गया है। कॉलम का उन्वान है जी उल्टी गिनती और सीधी उंगलियां। ये उन्होंने जो कॉलम है वो लिखा है। इसमें वो लिखती हैं कि ये जो लहजे बदले हैं ये किस तेवर का इशारा है। यूं भी सियासत में लफ्ज़ और वक्त दोनों की अहमियत है। कौन कहाँ किस वक्त और क्यों बोला सियासत की लुगत में अहम है। निज़ाम बदलने की बहस थोड़ी पुरानी हो गई है, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, नए ज़माने की पुरानी बातें हैं। हाँ वक्त बिल्कुल वही है। इंतबा होशियार खबरदार, कोई लगी लिपटी नहीं, कुछ बातें कह देने से दिल हल्का हो जाता है। डेडलाइंस और ख्वाहिशात की तवील फहरिस्त है, ये पहली बार थोड़ी हुआ है। बात हमेशा एक निज़ाम से शुरू होकर किसी नए इंतज़ामी तजर्बे तक जा पहुंचती है। एक निज़ाम से शुरू होकर नए इंतज़ामी तजर्बे तक जा पहुंचती है। तो इशारा यही है, ये मौजूदा निज़ाम और उसके बाद नया इंतज़ामी तजर्बा, तो वो ये नए सूबे वाला ही मामला हो सकता है। फिर वो आगे लिखती है कि मुझे कहे गए किसी लफ्ज़ से इख्तलाफ नहीं, अलबत्ता वक्त पर सवालात ज़रूर हैं। ये एजेंडा और बयानात 24 के इंतखाबात के फौरी बाद दिए जाते तो ज़्यादा बामानी होते। अहम यह है कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, सुनो कि क्या कह रहा है, और जो कहा गया उस पर गौर करना ज़रूरी है। जनरल बाजवा से एक बहुत बड़ी गलती हुई जिसका खमियाजा उन्होंने भुगता, और वो गलती ये थी कि उन्होंने एक सफ़े की तश्कील में सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल दिए। यानी कि ये जो वापस लेकर आए नून पीपल्स पार्टी, मौलाना, पीडीएम वगैरह, ये उसकी तरफ मैं समझता हूँ कि इशारा किया गया कि वो जो पीडीएम थे सारे जो अंडे थे वो उसी एक टोकरी में उन्होंने डाल दिए। यानी कि उस वक्त ये जो काम किया गया उसको भी गलती बज़ाहिर आसमा शिराजी साहबा जो है वो करार दे रही हैं। नतीजा ये निकला कि अचानक यू टर्न से गाड़ी बड़े हादसे का शिकार हो गई। मौजूदा मुक़तदरा ने दो बड़ी सियासी जमातों को भरपूर वक्त दिया, मगर कामयाबी बांझ होती है और नाकामी बच्चे देती है। अच्छा, ये जो यू टर्न की बात की गई है ना, इस यू टर्न में मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस के बाद इवन के एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की हेडलाइन भी लग गई थी अखबारों में, लेकिन अगले दिन ये हुआ कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है। तो इसको यू टर्न करार दिया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है जी कि ये नाकाम हुआ है, और जो नाकामी है ना वो बच्चे देती है, लेकिन कामयाबी बांझ होती है। सीखा मुक़तदरा ने है तो सियासी जमातें भी खुफिया पत्ते सीने से लगा कर बैठना जानती है। गुज़श्ता कई दहाइयों की सियासत में कम अज़ कम यही हुआ है। अवाम के लिए उम्मीद की के कई पैकेज कभी तब्दील और कभी तरक्की के नाम पर रखे जाते हैं। मुनासिब वक्त पटारी से मौजू निकाल लिया जाता है। 3 साल से निज़ाम के अहम तरीन सतून मोहसिन नकवी साहब के बयान से पैगाम भी पहुँच गया और रद्द-ए-अमल का अंदाज़ा भी लगा लिया गया। चंद दिन तक जमूद सियासत में हिजान बरपा हुआ। मुक़तदरा और हुकूमत के एक सफ़े की तहरीर बदलने पर बातें हुई, मगर फिर शहबाज शरीफ हुकूमत के 5 साल पूरे करने की ज़मानत भी मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए ही दे दी गई। ये हल्की सी अंगड़ाई वक्त का अहम तकाजा थी। कुछ बोला गया और कुछ तोला गया। इसी दौरान बिलावल भुट्टो साहब का लहजा बदल गया। उल्टी गिनती और सीधी उंगलियों के बयानात आने शुरू हो गए, जबकि तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी। इस दौरान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा की तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ते भी हुए और इम्कान है कि आइंदा चंद दिनों में बिलावल जरदारी से आला वफ्द की मुलाकात भी हो जाए। तहरीक इंसाफ माजी की तरह
चोरों डाकुओं से बात ना करने की रिट छोड़ेगी और मुमकिना तौर पर अमली सियासत के गुर आजमाने की कोशिश करेगी। नए इंतज़ामी यूनिट्स के मुतालबे पर अलबत्ता सियासी जमातें अपनी नई सफ़बंदी की कोशिश करेंगी। नए इंतज़ामी यूनिट्स पर फौरी अमल दरामद मुमकिन नहीं, शायद यही सोच कर राय आमा बनाने के लिए इस बहस का आगाज़ किया गया है। इस मामले पर तहरीक इंसाफ लचक का मुजाहरा कर सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी डट सकती है। नून लीग पंजाब की तकसीम पर हमेशा तैयार मगर अपनी सी करने से लाचार। बहरहाल एक डुगडुगी दस्तयाब है जो जिस तरह नाचेगा इनाम याफ्ता होगा। मज़ीद लिखती हैं जी, आखिरी पैराग्राफ है, मुक्तदर हलकों में इस मामले पर रेफरेंडम तक की ख्वाहिश मौजूद है जो अच्छे वक्तों के लिए उठा रखी जाएगी। अवाम को बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि जैसे तमाम मसलों का हल नए इंतज़ामी यूनिट्स में है। माइशत बेहतर करने के तकाजे कुछ और हैं। सरमायाकारी बढ़ाने और तिजारती खसारे से जान छुड़ाने के लिए जो रियासत और हुकूमत को करना था वो अब तक नहीं हुआ। रही बात अवामी तहरीकों की, तो छोटे मोटे इनकलाब आते नहीं लाए जाते हैं ताकि वक्ती गुबार निकल जाए। इनकलाब यूं भी हमारे यहाँ इशारों के ही मुंतज़िर हैं। तो बहरहाल जी, ये जो आखिरी पैराग्राफ की ये एक लाइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सरमायाकारी और जो मईशत है वो नए निज़ाम से नहीं बदलेगी। जो कुछ करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। और ये जी आसमा शराजी साहिबा का कॉलम था। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दरमियान जो ये दिफाई मुआहदा हुआ है, इसमें अब शायद जो कतर है वो भी शमूलियत इख्तियार करने जा रहा है। कैसे, ये खबर भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। कतर की जानिब से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है और ये स्टेटमेंट जो कतरी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं, मेरे ख्याल में अभी किसी भी नए इक़दाम या इस नोयत की पेशरफ्त के बारे में बात करना कब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि हमारे पास पहले ही एक से ज़ायद प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। कतर इन प्लेटफॉर्म्स में मौजूद है और वहाँ अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। इन ममालिक के रहनुमाओं और कतर के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जबकि बाहमी राब्ते और रवाबित रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहते हैं। तो मुमकिना तौर पर जो मक्का इत्तेहाद है उसमें शमूलियत के हवाले से ये जो स्टेटमेंट है उसको समझा जा रहा है। और ये था पहले भी मतलब इस तरह के इशारे मिल रहे थे कि अब नेक्स्ट कतर होगा जो कि इस दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल हो सकता है। तो बहरहाल देखें वो होता है नहीं होता, इंशाल्लाह चीज़ें जो भी होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।